हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विनायक लर्निंग क्लासेस से पंकज सर आप सभी का बिल्कुल स्वागत करता हूं बिल्कुल नए लेक्चर के अंदर, जो अपना लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। और ये अपना चल रहा है यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी और चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें मैंने लास्ट सेशन के अंदर कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जिसमें अपने डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें अपन पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन बनता है, और एक किरचॉफ्स लॉ। ये दो टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप इन पे बिल्कुल ध्यान रखिए और आगे भी जाके आपके काम आएंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, मीटर ब्रिज पढ़ेंगे, तो उनमें सब चीजें काम आती है। तो आप ध्यान रखिए, थोड़ा मैथमेटिकल है, थोड़ा डायग्रामेटिक है, थोड़ा आप समझिए इसको ध्यान से, अपने माइंड को बिल्कुल काम एंड कंपोज रख के आप इसको ध्यान से देखिए। और कॉपी पेन ले लीजिए और नोट भी करना जरूरी है अगर आपको इसको सीखना है तो। और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर दीजिए। और आप कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए और हम भी रेडी हैं अब। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला टॉपिक, जिसका नाम है रिलेशन 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 बिटवीन internal resistance स्मॉल आर से डिनोट करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तीन चीजों के बीच में रिलेशन है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस मतलब स्मॉल आर, कैपिटल ई और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन अपन को यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले अपन डायग्राम की बात करेंगे। तो डायग्राम के अंदर अपने एक सेल है जिसके अंदर डेफिनेटली कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ये आपका पूरा सेल है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। इससे अपन एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे बता सकते हैं डॉटेड लाइन से। ये आपका एक सेल की तरह बिहेव करेगा। ये आपका स्मॉल आर, ये ई और ये आपका कैपिटल आर। यहाँ पे करंट जो चलेगा वो इधर से इधर चलेगा। उल्टा बना दिया हमने। करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, तो आपका करंट का डायरेक्शन, ये करंट। ठीक है, तो ये अपना डायग्राम हो चुका है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको ओम्स लॉ पता होना चाहिए। ओम्स लॉ इक्वल पता है, V इक्वल टू IR होता है। तो ओम्स लॉ का इसमें यूज आएगा आपके। तो ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, डायग्राम का डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं पहले अपन। ठीक है, तो क्या है डायग्राम। इन दिस फिगर कॉमा in this figure cell of EMF capital E and internal resistance कितना इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर is shown the external resistance capital I, capital R is joined। कैसे ज्वाइन करा हुआ है, इसके अंदर सीरीज के अंदर ज्वाइन करा हुआ है। इज ज्वाइंट विद द सेल। ठीक है, ये आपके पास एक कैपिटल आर रेजिस्टेंस ज्वाइन करा हुआ है सेल के साथ में। तो यहाँ पे अपने पास आ चुका है लेट, इसके अंदर ड्रॉन कर रहे हैं अपन। लेट करंट आई इसके अंदर फ्लो कर रहा है, तो अपन लिख लेंगे लेट द करंट
let the current kept drawn from cell, कितना ड्रॉन कर रहे हैं फ्रॉम सेल, कैपिटल आई देन बाय ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका आई इक्वल टू जो फॉर्मूला हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा टोटल ईएमएफ ऑफ सेल, वी की जगह आप ईएमएफ यूज कर रहे हैं, ईएमएफ सेल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इसका, ठीक है। तो ईएमएफ ऑफ सेल तो अपना क्या है, कैपिटल ई है, और टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट का क्या है, देखो यहाँ पे ये आर है और ये आर है, दोनों कैसे ज्वाइन करें एक दूसरे से सीरीज में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो आर इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। तो अपने पास दो ही रेजिस्टेंस है तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो R1 की जगह अपने पास कैपिटल आर है और R2 की जगह स्मॉल आर है। तो अपन इसको आगे देख लेते हैं, इसके आगे ऊपर का मैं रफ कर रहा हूँ, आप नोट करते जाइए। देखिए आगे कितना जाएगा, आई इक्वल टू ईएमएफ की जगह कैपिटल लिया जाएगा और यहाँ पे कितना जाएगा, इस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू 1, ये टोटल रेजिस्टेंस है इसका। और वो कैसे होगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसकी वजह से ये कैपिटल और स्मॉल आर क्या हुआ है, दोनों आपस में ऐड हो गए। इसको बना दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। अब ये जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को देखिए ध्यान से, आगे क्या शो कर रहा है, नाउ कॉमा if the terminal voltage of cell, if the terminal voltage जो इस सेल का है आपके पास, terminal voltage of cell is कैपिटल V, क्या है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल क्या है आपके पास, कैपिटल V, देन फ्रॉम फिगर देखिए फिगर ये आपके पास डायग्राम में है, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग जो आपका टर्मिनल वोल्टेज मतलब इन दोनों कंबाइंड फॉर्म अगर कैपिटल वी हो रहा है, टर्मिनल वोल्टेज मतलब इस तरीके से कैपिटल वी है, तो एक तरीके से आपके ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू आई आर हो जाएगा। आप तो यहाँ पे लिख लीजिए आप इसको इस तरीके से, इसको मैं रब कर रहा हूँ, तो ये इस तरीके से देखिए क्या हो जाएगा, देन बाय फिगर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे ओम्स लॉ का यूज हो जाएगा, फिर से बाय ओम्स लॉ कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू वी अपॉन कैपिटल आर। उस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, स्मॉल रेजिस्टेंस आप काउंट नहीं करेंगे क्योंकि पोटेंशियल जो पूरे सेल से आएगा तो सेल का जो पोटेंशियल होता है वो वी होता है, और जो ईएमएफ उसके अंदर वो होगा इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में। तो अपन देखो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन 2 दोनों आई ए की इक्वल है, तो दोनों को आपस में इक्वल रख लेंगे, तो इस तरीके से आ जाएगा ई इक्वल टू आर प्लस आर। देखिए ये वैल्यू उठा के अपन यहाँ रख देंगे, इसको उठा के यहाँ रख दो, और ये आ जाएगा आपके पास, कर लेते हैं पहले थोड़ा, देखिए ध्यान से समझिए, बिल्कुल माइंड लगा के इधर ध्यान दीजिए। ये अपन दोनों को यहाँ पे रख लेंगे, तो ऐसा आ जाएगा ई इक्वल टू आर प्लस आर इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है। यहां से अपन इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, स्मॉल आर की, इसका इधर कर दिया, इसका इधर कर दिया, तो देखिए इसका इधर कर देते हैं अपन, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। इस पूरे का अपन मल्टीप्लाई, इसको अपन इधर पहुंचाते हैं और इसको पूरे को इधर कर देते हैं, तो इससे हो जाएगा आर प्लस आर इक्वल टू इसको मैं इधर ला रहा हूँ, तो हो जाएगा ई अपॉन बी आर। इस आर को उधर शिफ्ट कर दिया मैंने, तो इस आर को उधर शिफ्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आर। कॉमन क्या रहा है इसमें से, पूरे में से कॉमन क्या जाएगा अपने पास, कैपिटल आर कॉमन आ जाएगा। ध्यान से देखें, नोट भी करते रहिए आप इसको, टोटल मैथमेटिक्स है। देखिए इसमें से पूरे में से कॉमन आ रहा है कैपिटल आर, तो आपके पास अंदर रह जाएगा ई माइनस वी, नीचे लिखता हूँ थोड़ा, ई माइनस वी माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला जनरेट हो गया।
ये आपका एक फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपके आगे जाके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, तो इस फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए आप। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, तो आप लिख दीजिए दिस इज एक्सप्रेशन, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब देखिए आगे कुछ और रिलेशन भी है जो अपने काम आने वाले हैं यहाँ पे, और भी अपन इसे बना सकते हैं अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो थी आपके पास वो क्या थी, वो थी I इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। तो अपन उसको ऐसे लिख सकते हैं E इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं अपन इसको। तो यहां से अपन जो वैल्यू है किसकी निकाल लेंगे अपन, कैपिटल ई की। अगर वैल्यू निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें इस तरीके से, तो ऐसे हो जाएगा आई आर प्लस आई स्मॉल आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एक से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 वी इक्वल टू कितना होता है, आई आर होता है। या आप इसको इक्वेशन नंबर 4 बना लीजिए, और यहाँ पे देखो इक्वेशन 2 ये रही, तो यहाँ पे इसका यूज करके आप इसकी जगह वैल्यू क्या रख देंगे, आप ई इक्वल टू आई आर की जगह क्या रख देंगे, कैपिटल आई आर की जगह यहाँ पे रख देंगे आप वी प्लस आई आर। ठीक है, तो एक रिलेशन यहाँ से आप एक काम कीजिए, कैपिटल वी की वैल्यू निकाल लीजिए, इसको इधर से इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये ऐसा हो जाएगा वी इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये आपके पास इक्वेशन 5 है। ठीक है, दिस इज रिलेशन बिटवीन, this is relation between internal resistance comma internal resistance of cell comma EMF potential difference एंड करंट आई। देख लीजिए किस किस के बीच में रिलेशन है, वी ई आई आर, 3-4 चीजें हैं। ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इन सब के बीच में रिलेशन एक और बन गया इक्वेशन नंबर 5 से। और एक रिलेशन ये है इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर यहाँ तक भी आप करेंगे, अगर 3 मार्क में पूछा तो आप यहाँ तक लिखेंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे भी रिलेशन दिख रहा है, मगर आपको आगे भी आना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। नोट कीजिए, आगे देखते हैं। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स ने जनरली 2 रूल्स दिए थे, एक तो लूप रूल है, एक करंट रूल है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, नाम है किरचॉफ्स लॉ। अब किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट था जिसने स्टडी करी थी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट के ऊपर। उसके अकॉर्डिंग उसने 2 रूल जनरेट करे। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं इसके बारे में क्या बोल रहे हैं। इन 1848 कॉमा किरचॉफ्स put forward the following two laws to study complicated
इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ठीक है, यहाँ पे किरचॉफ ने जो किसके बारे में बताया था, कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में बताया था। क्या बताया था उन्होंने वो अपन देख लेते हैं। तो इसमें कुछ 2 लॉज हैं इसके, तो कौन कौन से लॉज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे अपन अब। तो इसमें फर्स्ट आता है आपका किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या फिर इसको बोलते हैं KCL भी बोलते हैं, लॉ ऑफ करंट नाम है इसका, KCL भी बोलते हैं इसको। ठीक है, या फिर लॉ ऑफ करंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे क्या स्टेट करता है ये, उसके बारे में जान लेते हैं पहले अपन। अब क्या बोलता है ये लॉ, देख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट the algebraic sum of the currents meeting at a point in an electrical circuit is always zero, ZERO लिखना जरूरी है, zero. It is also called junction rule. ठीक है, इसने तो कुछ नहीं बोला था, ये बोला था कि समीशन ऑफ I इक्वल टू जो होता है वो 0 होता है, वो इसने यहाँ पे एक्सप्लेन करा। देखो क्या बोला है, इट स्टेट दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज 0। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है, वो जिस पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं। अब वो इन और आउट होते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या लेते हैं, आगे देख लेंगे अपन, तो उसमें आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। तो आपका फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल पार्ट ये है कि समीशन पढ़ेंगे इसको, है ना। क्या पढ़ेंगे, समीशन I इक्वल टू 0, ZERO 0। ठीक है, तो आगे फिर अपन बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए, यहाँ तक रब करूंगा मैं इसको। डायग्राम ड्रॉ करता हूं मैं पहले, इसका डायग्राम देख लीजिए। इधर भी बना दीजिए। ठीक है, ये आपका I5, ये आपका I1, ये आपका I2, ये आपका I3 और ये आपका I4। ठीक है, डिफरेंट करंट है जो किसी O पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं, जंक्शन है ये। जंक्शन वो होता है जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट मीट करते हैं, आते जाते हैं, तो उनको जंक्शन बोलते हैं ना। 2 और मोर पॉइंट मीट, जैसे रतलाम जंक्शन है, वहां पे बहुत सारी ट्रेनें आती जाती है। ठीक है, कोटा जंक्शन है, जैसे नीमच जंक्शन ही बना, चित्तौड़ जंक्शन है मगर। तो यहाँ पे अपन ने क्या कंसिडर करा है वो लिख लेंगे अपन। देखिए, कंसिडर अ पॉइंट O। देखो O पॉइंट कंसिडर कर लिया अपन ने इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट at which करंट, कौन कौन से करंट है इसके अंदर, करंट देखेंगे तो एक तो I1 है, कॉमा I2, I3, I4 एंड I5।
ठीक है, कितने करंट है इसके अंदर, I1 I2 I3 I4 I5, आपके अकॉर्डिंग ले सकते हो। आर फ्लोइंग इन अ कंडक्टर या वायर, जो भी लिखो आप, कंडक्टर्स इन द डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शंस एज शोन इन फिगर, एज, मिटा देते हैं इसको, नोट करते जाइए। इन द डायरेक्शन एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो ये फिगर के अंदर दिख रहे हैं, ये अलग अलग डायरेक्शन के करंट इसमें फ्लो कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द कंडक्टर, हमेशा जो फ्लो कर रहे हैं, जो ओ पॉइंट पे कंडक्टर है, वो हमेशा कंडक्टर की तरफ जो आ रहे हैं, ओ पॉइंट की तरफ जो आ रहे हैं, वो सारे पॉजिटिव रहेंगे, और जो उससे लीव कर रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं, वो नेगेटिव रहेंगे। ये अपन को पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए अपन पढ़ चुके हैं ये सब चीजें। तो यहाँ पे वो चीज करंट के लिए बोल दी, द करंट फ्लोइंग इन a conductor towards the junction, towards a junction of conductor is taken as positive, and the current flowing away जो दूर जा रहे हैं उससे, flowing away from the junction is taken ठीक है। जो उसके पास आ रहे हैं उनको तो पॉजिटिव लेना है, और जो उससे दूर जा रहे हैं वो नेगेटिव। जैसे अपन को पता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए अपन क्या लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज में हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर की तरफ जाते हैं, और नेगेटिव में किधर आते हैं, अंदर की तरफ। तो उसके अकॉर्डिंग है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे अपन आगे देखेंगे, आगे मैं आपको ऊपर बताता हूँ। इसको मैं रब कर रहा हूँ, डायग्राम रब नहीं करूंगा, आप नोट जरूर करते जाइए। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो आएगा यहाँ पे, वो क्या आएगा वो समझना। इसने बोला था समीशन I इक्वल टू 0, और आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग द, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग जो आएगा यहाँ पे, ये I4 है ना, तो यहाँ पे आपके पास ऐसा आ जाएगा, ये I1 I2 माइनस का, I3 भी बाहर जा रहा है तो ये भी माइनस का, I4 अंदर आ जाएगा प्लस का, और I5 भी माइनस का, ये भी बाहर जा रही है, और इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। नेगेटिव वाले सारे इक्वल टू क्यों तरफ भेज दो आप, तो इस तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है, अपनी ये बात हुई थी ना, जो बाहर जा रहा है वो तो आपका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, जो अंदर आ रहा है वो पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सारे उधर शिफ्ट कर दो, I1 प्लस I4 इधर रह जाएगा, और ये हो जाएगा I2 प्लस I3 प्लस I5। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हो, ये वाला इक्वेशन, मगर ये इक्वेशन मेन याद रखना है आपको ऊपर।
और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, इनकमिंग और आउटगोइंग करंट क्या है, दोनों के आपस में इक्वल रहेंगे यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे आप लास्ट में जाके एक लाइन और लिख सकते हो, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, किस पे ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, क्योंकि करंट की डेफिनेशन ही ये होती है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो उसके अकॉर्डिंग किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के ऊपर। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए फिलहाल इतना ही है। फर्स्ट लॉ अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया है। सेशन 2 में अपन सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ का सेकंड लॉ पढ़ेंगे, फिर अपन और भी चीजें इसके बारे में सीखेंगे। सेकंड लॉ थोड़ा बड़ा है तो उसको बड़ा बताने के लिए मेरे को टाइम चाहिए, मगर इजी है, आपको एक बार समझ में आ जाएगा, डायग्राम समझ में आ जाएगा तो सब कुछ क्लियर कर लोगे। तो ये आपका फर्स्ट लॉ इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट सेकंड लॉ में थोड़ा टाइम चाहिए मुझे समझाने के लिए। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप नोट जरूर करते रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।